तो ढेर सारी बधाई, गाना ऑलवेज पॉपुलर हो चुका है। बहुत बहुत तो शुक्रिया। क्या कुछ फीलिंग होती है इस तरह से गाना मतलब फिल्म आने से पहले ही लोगों की जुबान पर होता है? फीलिंग आपको दिख रही होगी मेरे इंसान से, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और मुझे कहाँ कहाँ देखना है, सिर्फ यहीं देखना। ओके ओके। फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि आपने कुछ काम किया हो और हिंदुस्तान और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही हो, पसंद कर रही हो और सुन के खुश हो रही हो, तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और अभी अगर बात करें तो जब ये गाना आपको दिया गया था कंपोज करने का, तो जब मतलब कोई भी गाने जो आप कंपोज करते हैं तो क्या आपको दिमाग में रखते हैं? मैं कंपोजिशन ललित जी की है, मैंने गाया। जब कोई भी गाने आप बनाते हैं तो क्या आपको दिमाग में रखते हैं और कुछ नर्वसनेस रहती है उस गाना अक्सर गाना हिट होगा या क्या होगा कैसे? नर्वसनेस नहीं होती है, कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होती है कि एक तो किसके लिए आप गा रहे हैं, कौन कंपोजर है, और किसके ऊपर आपकी आवाज़ है, क्योंकि ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि जब आपकी आवाज़ स्क्रीन पे जाती है तो जो एक्टर हैं, जो आपके गाने पे डांस करने वाले हैं, एक्ट करने वाले हैं, उनकी कुछ चीज़ें अब एवं ही चाहिए तो यही चाहिए। अगर आप नहीं गा पा रहे हैं तो आपको 2 दिन गवाएंगे, 3 दिन गवाएंगे, बट उनको यही चाहिए। और एक अच्छी चीज़ है कि ये अगर आपको चूज़ करते हैं कि ओके ये गाना ऐश्वर्य से मैं गवा रहा हूँ या ये गाना इनसे गवा रहा हूँ, तो वो ऐश्वर्य से ही गवाएंगे, वो क्या कहते हैं, सोनू निगम से ही गवाएंगे। ये बड़ी अच्छी कमिटमेंट है उनकी खुद से और ख़ुद के काम से कि वो चेंज नहीं करते हैं, सामने वाले से निकलवा के रहते हैं। कुछ यही सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि आफ्टर वॉचिंग रॉकस्टार, मुझे रॉकस्टार बहुत पसंद आई थी रणबीर की, तो मैंने अपनी मोबाइल में ऐसे ही निकाल के लिखा था कि थैंक यू फॉर द ब्लॉकबस्टर सॉन्ग फॉर रणबीर कपूर। एंड 1 साल बाद मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया एंड फाइनली द सॉन्ग इज़ आउट और लोग पसंद कर रहे हैं। सो मेरे लिए स्पेशल चीज़ है कि आई हैव अट्रैक्टेड दिस सॉन्ग एंड ये गाना मुझे मिला, मैंने गाया। और जब फर्स्ट टाइम मैंने रणबीर को देखा अपनी आवाज़ पर झूमते हुए, नाचते हुए, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी खुश हुए और बहुत बधाई दी। और आज भी मुझे जो मेरे चाहने वाले वेल विशर्स हैं ऑनलाइन, बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं मुझे। जब आपने ये गाना गाया था तब आपको लगा था इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा पब्लिक से? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लोग ये सवाल हर आर्टिस्ट से पूछा जाता है, क्या आपको पता था कि इतना बड़ा गाना बन जाएगा? Exactly, वो feeling अंदर रहती है। हाँ, तो सही मायने में ये आप एक्सपेक्ट करते हैं तो ही ये आपका गाना इतना बड़ा होता है। मुन्नी के बाद भी मुझसे ये पूछा जाता था, क्या आपको पता था कि ये गाना इतना बड़ा होगा? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, गाना रिकॉर्ड करते समय कुछ वाइब्स, कुछ एनर्जी ऐसी आती है जो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये गाना तो क्लिक करने वाला है। इतना हिट हुआ था, उसके बाद आपको जो आ रहे थे उससे क्या फीलिंग आ रही थी, जो बताइए मुझे। उससे फीलिंग मैं क्या बताऊं, उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैंने अभी करियर की शुरुआत की है और किसी भी सिंगर को उसके करियर के इनिशियल फेज में इतना बड़ा गाना मिल जाए, सो ये बहुत बड़ी, मैं तो आई एम इन अ ग्रैटिट्यूड मोड। मुझे बस मैं थैंक यू बोलता रहता हूँ लोगों से, क्योंकि मैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला, जो अपॉर्चुनिटी मिली, तो सारे लेजेंडरी लोग थे, लेजेंडरी एक्टर्स के लिए गाए। मैं चुपचाप बैठ के बस सोचता रहता हूँ कि आई एम सो लकी, सो फॉर्चुनेट कि मुझे इतना बड़ा काम मिला, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और लोगों ने एक्सेप्ट किया, सबसे अच्छी बात। जैसा कि आपने कहा कि ललित जी को जो चाहिए होता है वही करवा लेते हैं, जैसे यूँ आपने जो बात की या सोनू निगम से आपने, तो कुछ नोक झोंक भी होती है, नहीं ये ऐसा होना चाहिए या यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए? नोक झोंक तो मैं मेरी उतनी हैसियत नहीं है। आपकी तरफ से भी कमेंट कुछ आते कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए या हाँ, ऑफ कोर्स वो एक तो इंडिपेंडेंसी होती है सिंगर्स की भी, क्योंकि सिंगर भी गाने का ही पार्ट है और उसका भी एक माइंडसेट है। वो सोच सकता है कि को यूं करते तो और अच्छा होता। जैसे मुन्नी में मैंने एग्जैक्टली मुझे वो जगह याद नहीं है, हाँ, तू एटम बॉम्ब हुई डार्लिंग मेरे लिए, ये इस गाने पे आप बोल तो क्या बोल रहा था? तू एटम बॉम्ब हुई डार्लिंग मेरे लिए, इस लाइन को रिकॉर्ड करने में मुझे 1.5-2 घंटा लग गया और वो एग्जैक्ट फील नहीं आ रही थी। और ललित जी ने बोला इसको ऐसे गा, इसको ऐसे गा, इसको ऐसे गा, कम ऑन यार, यू आर सिंगिंग फॉर सलमान। तो वो एग्जैक्ट फील नहीं आ रही थी। मैंने उनसे बोला सर मुझे
आप 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ सर। एंड लिटरली मैंने ये इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया और मैंने एक सेकंड के लिए सोचा ओके मैं ही सलमान खान हूँ। मैंने अपनी शर्ट उतारी, ऑल्दो मेरी बॉडी सलमान खान से काफ़ी बेटर है, और मैंने वो एक टेक में वो लाइन रिकॉर्ड किया, तू एटम बॉम्ब हुई डाली मेरे लिए। सो एक अपना अपना माइंडसेट होता है कि इसको अगर ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। एंड फाइनली ललित जी ने सुना उसको एंड उन्होंने काफ़ी तारीफ की, बोला कि ये अच्छा लगा। जिस तरह मुन्नी बदनाम में ये इंसिडेंट हुआ, ऐसा इस बार हुआ था ऐसा कुछ? इस बार होने की ज़रूरत नहीं हुई, संभावना नहीं हुई, क्योंकि लास्ट बार मैंने काफ़ी झाड़ और डांट सुन चुका था। मैं सिर्फ मार खाते खाते बचा था, और एक समय तो ऐसा आया था कि मैं प्रे कर रहा था कि ये मुन्नी बदनाम मुझे नहीं चाहिए, कोई किसी और सिंगर से गवा लो। ये फीलिंग आ गई थी, क्योंकि ये पीछे पड़ जाते हैं कि यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। इस बार चूँकि अच्छा एक रैपो है ललित जी के साथ, एक फैमिली रिलेशन है, तो मुझे समझ में आ गई बात कि क्या इनको चाहिए। तो बहुत तकलीफ़ नहीं हुई मेरे ख्याल से, कुछ ही घंटों में गाना रिकॉर्ड हुआ। और हाँ, ऑल्दो मुन्नी से ये पिच वाइज ज़्यादा हाई है, तो काफ़ी ऊंचा गाया, तो थोड़ी तकलीफ़ हुई, बट आउटकम बहुत अच्छा आया। लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि उनको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है, ममता की आवाज़ पसंद आ रही है, तो बस। अच्छा, छोटा सा कोई पहले गाना गा लो, क्या करूं? गाना लास्ट में कर एक गाना लास्ट में। अच्छा, जब आपने कहा कि मुन्नी का जब वो गाना सलमान भाई की तरह से मतलब पूरा टी-शर्ट में गा के कह रहे थे, और जब ये गाना मतलब पॉपुलर हो गया तो कुछ सलमान भाई की तरफ से कुछ कमेंट आई थी आपको कि भाई तुमने मतलब ये? सलमान भाई तो आज भी प्रेज करते ही हैं। इनफैक्ट ड्यूरिंग दबंग हम प्रमोशंस में जाते थे साथ में, और मैं खुशनसीब हूँ कि उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलता था। तो और ही स्टिल रिमेंबर्स, क्योंकि मैंने सारेगामापा चैलेंज 2005 में फर्स्ट टाइम सलमान भाई के सामने परफॉर्म किया था, दिल कह रहा है। सो उनको आज भी याद है कि मैं एज अ कंटेस्टेंट वहाँ था और मैंने परफॉर्म किया था, और आज ये भी दिन है कि उनके सामने उनके साथ गाने का, उनके लिए गाने का मौका मिला। सो प्रेज़ तो बहुत करते हैं, काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और एक्चुअली सलमान भाई को वर्ड्स कहने की ज़रूरत नहीं हो, जब स्टेज पे आते हैं एंड है तुझ में पूरी बोतल का नशा, और आप गा रहे हो और आपके बगल में सलमान खान खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं, इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट से बड़ा प्रेज़ शायद ही नहीं हो सकता। तो आप कहीं ना कहीं लकी फैक्टर मानता है अभिनव कश्यप को और ललित जी को कि उनकी फिल्मों में आप जब भी ये इस तरह के करते हैं तो गाने जो है धमाल हो जाते हैं। अभिनव कश्यप की भी वो मूवी थी और ये भी मूवी है, और गाने मतलब हिट हो चुके हैं, और ये भी ललित जी ने ही कंपोज कर आपको मतलब दिया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा थोड़ा परसेप्शन डिफरेंट है। मैं लक और लकी ये इन चीज़ों को मेरी डिक्शनरी में नहीं है ये। हाँ, ये एनर्जी है एक अच्छी कि अभिनव सर, ललित जी, मैं और ममता दबंग में हमने साथ काम किया था, और ये कल्ट गाना बन गया, और इस बार फिर से किया है तो अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, गाना पॉपुलर हो रहा है। तो एक एनर्जी है कि जिस इंटेंशन से काम होता है, अगर वो इंटेंशन सबकी मिलती है, सबकी फ्रिक्वेंसी उसी इंटेंसिटी पे रहती है, तो आउटकम जो आपको चाहिए वही मिलता है, उससे कम नहीं मिलता है। अच्छा, और एक सवाल आपसे जानना चाहूँ, जैसा कि जो मेरा नॉलेज है जहाँ तक पहले का जो दौर था, मैंने सुना था कि जब सिंगर एक गाना गाता था तो उसी के वेव में आके एक्टर उस गाने की तरह ही मतलब उस वे में घुसकर एक्टिंग करता था, क्योंकि आज के दौर में वो कहीं ना कहीं उस तरह का वो जो दौर है वो चले गया। तो आपके मुन्नी बदनाम गाने में और हमने देखा रणबीर कपूर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, तो आप मानते हैं कि इस तरह से जो फिर से वो एक बार लौट के आ रहे हैं? आई एग्री, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे याद है कि जब रफ़ी साहब गाते थे तो शम्मी कपूर साहब, ऐसा लगता था कि शम्मी कपूर गा रहे हैं, जो कि आजकल के एक्टर में देखा नहीं जाता। हाँ, करेक्ट। और फॉर्चुनेटली ये जो मैंने गाने गाए हैं, आप देखो कि बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इस पे ध्यान नहीं दिया था कि जैसा मैंने गाया है वैसे ही सलमान भाई ने नाचा है, सलमान भाई ने जैसा एक्ट किया है वैसे ही मैंने गाया है। अभी सेम इज द केस विद दिस सॉन्ग रणबीर कपूर। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। हाँ, पुराना दौर वापस आ रहा है, और आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू ललित जी के क्योंकि किसी को भी, मैं एक अपकमिंग सिंगर हूँ, अभी मैंने करियर की शुरुआत की है, तो इतने बड़े म्यूज़िक कंपोज़र मुझ पे ट्रस्ट करके अपनी फिल्म में इतना बड़ा गाना देना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। सो मैं सारे न्यूज़ चैनल पे बैठ के सब लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, ललित जी आई लव यू,
Thank you for trusting me and thank you for making me sing your lovely and blockbuster song. And I hope कि आप मुझ पे ऐसे ही ट्रस्ट करते रहेंगे और ऐसे ही गाने मुझे देते रहेंगे. सर ललित जी के साथ और कोई अपकमिंग प्लान्स हैं आपके? ललित जी के साथ हम आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं एक मूवी. आई एम नॉट श्योर कि हम अलाउड हैं उसके बारे में बात करने के लिए. नहीं, बहुत अच्छा गाना है, कर रहे हैं. बस इस इंटरव्यू के बाद वही गाना रिकॉर्ड करना है. एंड बहुत और एक और रोमांटिक गाने हैं. क्योंकि मैं एक्चुअली मेरी चाहत तो है कि रोमांटिक गाना मैं गाऊं. मैं आया था गाने रोमांटिक गाने ही, बट ये जो आइटम सॉन्ग वाला साइड है ये ललित जी ने एक्सप्लोर किया. और आफ्टर मुन्नी बदनाम अभी मुझे जहाँ से भी कॉल आता है सब मुझे या तो आइटम सॉन्ग के लिए बुलाते हैं या तो डांस ट्रैक के लिए बुलाते हैं, जो एक अच्छी बात है. क्योंकि किसी सिंगर को इनिशियल फेज में या तो वो गाने मिलते हैं जो फिल्मों में प्रमोट नहीं होते हैं या एक इकलौता एक गाना मिलता है. मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वो गाने मिलते हैं कि मैं किसी को बोलता हूँ अच्छा मैंने मुन्नी गाया है. कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बोला अच्छा कौन सा गाना मैंने सुना नहीं है. तो ये मेरे साथ नहीं होता है. आई एम जस्ट टू फॉर्चुनेट. थैंक यू. अब वो एक लाइन बेशरम. गुल्लू गली के बाके कोई ना तुझे ताके, गुल्लू गली के बाके कोई ना तुझे ताके, किसको लल्लू बना के कहती रहती है फिर कि लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले, हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले, हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले, हम लुट गए जालिम मारे तेरे मोहल्ले. थैंक यू. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. रोल करें? ठीक है सर. रोल करें? इसी चलेगा? बहुत बड़ा रोल. सर पहले तो ढेरों सारी बधाइयाँ सर गाने के लिए. तो क्या कुछ फीलिंग है जब इस तरह का गाना आता है और फिल्म आने से पहले ही हिट हो चुका है, मतलब लोगों की जुबान पर? अक्सर ही ऐसा होना भी चाहिए कि फिल्म आने के पहले म्यूज़िक जो है एकदम टॉप में आ जाए. और बेशरम के म्यूज़िक में ऐसा ही देखने को मिल रहा है. और उसमें खुशी की बात यह है कि एक गाना नहीं बल्कि पूरी जो एल्बम है और पूरे जो गाने हैं अलग अलग स्तर से टॉप में आ रहे हैं. तो यही कोशिश थी कि पूरे गाने फिल्म के बहुत बड़े हिट हों और कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक गाना हिट हो जाए और बाकी का पता भी नहीं पड़े. तो कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं मगर म्यूज़िक ओवरऑल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. ये सबसे बड़ी खुशी की बात है. जो क्रिटिक होते हैं वो अपना काम करते हैं और आपको वो सुनना ही पड़ता है. मगर खुशी की बात यह है कि जो आवाम है, जो लोग हैं जिनके लिए म्यूज़िक हमने बनाया है, ये म्यूज़िक उनको बहुत पसंद आ रहा है. क्या कुछ दिमाग में रहता है सर जब इस तरह के गाने जब आप कंपोज करने जाते हैं तो प्रेशर भी रहता है कि गाने चलेंगे नहीं चलेंगे, हिट होंगे? जी जी. एक बार साइलेंस बोलेंगे वहाँ. अरे भैया क्वाइट कौन है? भूल गया. वहाँ की जो भी चाहते हैं. देखिए बेशरम एक बहुत बड़ी पिक्चर है और बहुत बड़ी पिक्चर में म्यूज़िक का बहुत ही अच्छा होना बहुत एक अहम चीज़ है. वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ फिल्म के लिए भी और पूरी जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए. तो और ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा मौका था क्योंकि जतिन ललित जब फना के बाद स्प्लिट हुए थे हम लोग एकदम टॉप में थे. उसके बाद वापस से स्क्रैच से शुरू करना था और मैं लगा रहा. मैंने ये सोचा था कि जब कभी कोई अच्छी फिल्म मिलेगी और अच्छा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसमें एक अच्छा कमबैक करने की कोशिश करूँगा. और बेशरम मुन्नी बदनाम के बाद ये पिक्चर अभिनव ने मुझे दी जो कि बहुत ही बड़ी पिक्चर है. बिगेस्ट फिल्म है ये. मतलब मोर देन ऑलमोस्ट 4000 प्रिंट्स रिलीज़ हो रही हैं जो कि सबसे बड़ी रिलीज़ मानी जा रही है. और इसका म्यूज़िक में बहुत सोच समझ के बहुत टाइम लेके इसको आराम से बनाया गया है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए. और फिल्म में म्यूज़िक अच्छा आने का बहुत स्कोप भी था. अभिनव बहुत ही म्यूज़िकल इंसान है और म्यूज़िक में कंट्रीब्यूट भी बहुत करते हैं. तो बहुत ही प्यार से और बहुत इत्मीनान से इस म्यूज़िक को बनाया गया है और ये सोच के बनाया गया कि पूरी जो एल्बम है वो जब आदमी सुने तो कल्ट जो एल्बम होती है जो आप सुनते हैं तो आप हर गाना आपको उसमें एक अलग सी अच्छाई मालूम पड़ती है. उसको एंजॉय करते हैं और आप सारे गाने सुनते हैं. इस गाने को वैसे पिक्चराइज किया गया है. एक मिनट जाते हैं. सर आपके
आपके लिए मतलब गाना इन पर ही जैसे ऐसा माइंड में कैसे आता ऐश्वर्या जी? देखिए, मुन्नी बदनाम के बाद बहुत कोशिश हुई कि वैसा एक गाना फिर बन जाए, मगर वैसा बनना मुश्किल ही था। और ये अभिनव की पिक्चर थी, इसमें वापस आइटम गाना करना था, तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये देखना कि जो आइटम गाना है वो एक लेवल तक तो आए। कभी कभी चीज़ ऐसी बन जाती है कि आप उसको क्रॉस नहीं कर पाते, जैसे कि पहला नशा मैंने बनाया, उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। मुन्नी बदनाम एक ऐसा गाना है कि आप इसको भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा, मगर हाँ, आप कोशिश कर सकते हो कि एक बेहतरीन गाना बन जाए। तो मैंने भी वही कोशिश की, और बहुत हद तक मैं इस गाने से बहुत ही खुश हूँ। तेरे मोहल्ले इज़ अ वेरी रॉकिंग और एकदम रेट्रो ट्रैक है ये, और बहुत अच्छा इन्होंने गाया और बहुत अच्छा लिखा भी है इस गाने को। और सबसे अच्छी बात है कि पिक्चराइज और रणबीर कपूर ने बहुत अच्छा इसमें डांस किया और मस्ती की है। तो वो सब चीज़ें मिल गई है, द इंग्रेडिएंट्स जो एक हिट गाने के लिए चाहिए होते हैं वो सब क्रिएट हो गए इसमें, और नो वंडर कि ये गाना इतना तेज़ी से उठा है। जैसा कि ऐश्वर्या जी ने बताया कि मुन्नी बदनाम में एक लाइन थी तो आइटम बॉम्ब हुई, वो उनसे हो नहीं रही थी, काफ़ी प्रैक्टिस की, फिर उन्होंने कहा 2 मिनट दीजिए अंतराल के बाद उन्होंने गाया। तो ऐसा कोई किस्सा इस समय हुआ हो इस सॉन्ग में? देखिए, मुन्नी जब बदनाम के टाइम ऐश्वर्या से ऑलरेडी बहुत जद्दोजहद हो गई थी, जी। और वो गाना गाने के बाद वो ट्रेन हो गया था कि कैसे गाना गाते हैं अच्छा, और काफ़ी उसमें मेहनत की उसने। और मैं भी चाहता था कि यही गाए, क्योंकि ऐश्वर्या की एक पावरफुल आवाज़ है, और मैं चाहता था कि बेशरम में ममता और ऐश्वर्या फिर एक गाना गाएं जो कि मुन्नी बदनाम के बाद मैं करूं। तो वही टीम ने वापस काम किया, और मुन्नी बदनाम का जो साउंड स्ट्रक्चर है वो मुझे ही पता है मैंने क्या किया उसमें। वो दूसरा कोशिश कर सकता है, मगर मैंने तो किया है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कैसे इसको उस फिनेस को कर सकते हैं। तो वही मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें डाला, गाना बनाया और इनको गवाया, और उसमें मसाला डाला जो मैं जानता हूँ कैसे करते हैं। तो गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, और बहुत ऐश्वर्या को इसलिए गवाया क्योंकि ऐश्वर्या ममता से ऑक्टिव हाई गा जाता है, जो कि बहुत एक मुश्किल चीज़ होती है। ममता की जो रेंज है वो नीचे गाती है, ऊपर गा नहीं सकती। सर कितने दिन लगे इस सॉन्ग में? देखिए, गाने को आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं तो बहुत ही आराम से करता हूँ। तो ओवर द पीरियड मिक्सिंग में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चलता है वैसे आजकल हमारे गानों का पोस्ट प्रोडक्शन चलता रहता है। थोड़ा थोड़ा ठीक करते रहते हैं, कहीं कहीं जहाँ जहाँ लगता है सुनते हैं, फिर ठीक करते हैं। तो ये पूरा मुझे ये म्यूज़िक करते करते ही 1.5 साल हो गए एक्चुअली। तो ऐसा नहीं कि 1.5 साल में सिर्फ यही म्यूज़िक कर रहा था, मगर हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबा टाइम लगा इसको, क्योंकि हर चीज़ बड़े प्यार से और बहुत एक्यूरेटली करनी थी ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मिक्सिंग में काफ़ी टाइम लगा इसके। सर आपकी सब्र का काफ़ी मीठा फल भी आया है उस 1.5 साल का। हाँ, जब आदमी ऐसी कोशिश करता है तो अक्सर उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। इनफैक्ट पहले भी जो मैंने पिक्चरें की बड़ी बड़ी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, या मोहब्बतें, फना, हम तुम, जितनी भी पिक्चरें हैं, जो जीता वही सिकंदर, इन सब म्यूज़िक का टाइम बहुत लगा है। 4-4 5-5 महीना लग ही जाता था। ठीक उसी तरह रिजल्ट भी आया है। हाँ, तो ये आपको अच्छा काम करने के लिए कम काम करना ही पड़ेगा, ये तो है ही। नहीं तो आप फास्ट करेंगे तो फिर वो जो क्वालिटी आप दे सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, वो आप नहीं दे पाएंगे। तो मैंने हमेशा यही ध्यान रखा है कि काम बहुत बेशक ना करूं, मगर काम अच्छा करूं जितना भी हो सके। तो ये एक पिक्चर ऐसी मिली थी बेशरम, जिसमें पूरा मौका था अच्छा काम करने का, प्रोड्यूसर का फुल सपोर्ट था, डायरेक्टर बहुत दिल खोल के फ्रीडम दी हुई थी। तो इसमें अच्छा करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग फिल्म फॉर मी ऑल्सो इन माई करियर। तो बहुत अच्छा कोशिश करने में मज़ा आया, और एक बड़ा म्यूज़िक करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और अब नेचुरली म्यूज़िक इतना बड़ा हिट हुआ है तो उसका एक बेनिफिट सभी को मिलेगा। तो मानते हैं कि वो जो पहले का जो दौर था, जो किशोरदा का जो दौर था, उस तरह के जो गाने थे, उन सारे गानों को इन गानों से जो है मतलब तुलना की जाती है, कॉम्पिटिशन किया जाता है कि उस तरह के गाने हैं। तो आप मानते हैं कि वो दौर जो है फिर से आया? देखिए, मैं अकेला दौर तो नहीं लेके आ सकता, मैं अकेला कंपोज तो नहीं करता, मगर हाँ, मैं अपना जो म्यूज़िक करूँगा वो उसमें मेलोडी रखूँगा, उसको न्यू साउंड से उसको नवाजूंगा, उसका मज़ा लूँगा, नए साउंड का, नए टेक्नोलॉजी का, और जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के एसेट्स हैं वो अपने म्यूज़िक में इनकॉर्पोरेट करूँगा। मुझे लाइव करना भी बहुत अच्छा है, कई गानों में लगता है। तो कुछ गाने जो बेशरम के हैं उसमें मैंने लाइव ऑर्केस्ट्रा, लाइव ब्रास, लाइव रिदम किए हैं, जिससे मुझे लगता है कि फिल्म का साउंड बदलता है। फिल्म का साउंड पॉप साउंड नहीं होना चाहिए, फिल्म का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है साउंड का, वो होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो और मैं वैसे ही करता हूँ।
मेरे हिसाब से जो म्यूज़िक है फिल्म का, उसको एक बड़ा बनाने के लिए, लार्जर देन लाइफ जैसी फिल्म होती है, उसके लिए एफर्ट भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वो करने से ही वो म्यूज़िक का जो लेवल है एवरेज से ऊपर जाता है, वो करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात जानना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि जिस तरह का धमाल का कमाल का ये गाना है, उसी तरह की कमाल की एक्टिंग रणबीर कपूर ने की है। तो मतलब जैसे कि पहले का ये जो टाइम था, किशोर दा जब गाते थे तो लगता था कि सनी कपूर जी। मतलब सेम कर रहे हैं, तो आजकल के एक्टर में वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। नहीं, रणबीर कपूर में डेफिनेटली रणबीर दिखाई दे रही है, और नो वंडर रणबीर कपूर एट प्रेजेंट आई फील इज नंबर वन, बिकॉज इतनी यंग उम्र में ही स्टार्टेड प्लेइंग, अंडर प्लेइंग हिज करेक्टर्स, और बहुत ही शार्प माइंड है, और नेचुरली होना भी चाहिए। माँ बाप दोनों इतने बड़े कलाकार हैं, इतने ख़ानदानी लोग हैं ये लोग एक्टिंग में, तो अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, इंटेलिजेंट बहुत है, और सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड टू दिमाग है उनका। अपने आप को बहुत लार्जर देन लाइफ नहीं समझते, जो कि अक्सर हो जाता है स्टार्स के साथ, मगर ये बहुत ही सधे हुए माइंड के इंसान है, तो ये बहुत लंबा चलेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिल्म। ये जो पिक्चर है बेशरम, इसमें पहली बार वो छपड़ी कैरेक्टर कर रहे हैं, पहले उन्होंने एकदम अलग अलग कैरेक्टर किए, और ये जो कैरेक्टर किया है ये इनसाइड इंडिया में बहुत अप्रिशिएट होगा, सिर्फ सिटीज़ में नहीं, क्योंकि इतना पावरफुल प्ले किया है इन्होंने। ही सच अ फैंटास्टिक डांसर, आवाज़ इतनी अच्छी है, और एक्टिंग बहुत अच्छी है, सब चीज़ें हैं नेचुरल हैं इनमें, तो ही हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी एट द टॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसा कि ऐश्वर्या जी ने कहा कि अभी वो उभर रहे हैं, तो उनको उभारने में कहीं आपका हाथ है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, उभरता तो आदमी अपनी क्षमता से ही है। मेरे इस पिक्चर के पहले ही बहुत बड़ी बड़ी हिट दे चुके हैं। नहीं, मुन्नी बदनाम में जो उन्होंने पॉपुलैरिटी ली उसके बाद, तो आप कहीं अपने आप को ऐश्वर्या का आप बोल रहे हैं? जी हाँ, ऐश्वर्या को डेफिनेटली सिंगर्स को बनाने में कंपोज़र का हाथ होता ही है। कंपोज़र अगर गाना ना गवाए, ना बनाए, और अच्छे से गवाए, सिंगर का आगे आने का चांस ही नहीं है। तो उनके साथ कोई अपकमिंग प्लान्स आ रहे हैं आपके? हाँ हाँ, मेरे और भी गाने गाएगा, और ममता, जैसे ममता ने मुन्नी बदनाम पहला गाना गाया, लाइव बनाने वाला चांस मिला उसको, और वहाँ से फिर कितने गाने गाए, मगर सबसे पहले जो नोटिस करने वाला था वो मैं था, वो मैंने ही किया, मैंने ही बनाया इस बात को, तो आप ये डिनाई नहीं तो कर आपको सकते। जाती ही है। बिल्कुल जाती है, इसमें क्या शक है। और एक आखिरी सवाल से चलते चलते, कितना फर्क पड़ता है सर कि पहले आप दो भाई जो है साथ में काम कर रहे थे, और आज जो है थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से हैं और अलग अलग काम करते हैं, डू यू थिंक काम के ऊपर कुछ असर पड़ता है? देखिए, जतिन तो बहुत ही टैलेंटेड कंपोज़र हैं, उनका जो कलर है वो इस म्यूज़िक से अब वो उसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि अब वो है नहीं मेरे साथ, तो जो मेरा कलर था वही इम्फेसाइज होगा। तो अब देखते हैं, ये भी कई फिल्मों के बाद पता पड़ता है कि भाई क्या कलर होता है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हमको भी पता नहीं था कि हमारा म्यूज़िक किस टाइप का है, किस जॉनर का है, क्या है। ये तो जो जीता वही सिकंदर आई, पहला नशा आया, उसके बाद कभी हाँ कभी ना आई, राजू बन गया जेंटलमैन आई, खिलाड़ी आई, कई सारी हिट पिक्चर एक साथ आई। फिर एक लोगों को नोटिस किया कि ये स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है इनका, ये आस्ते आस्ते क्रिएट होता है। मुझे मेरा स्टाइल पता है, बट टू एम्फेटिकली कम ऑन टू द ऑडियंस इट विल टेक टाइम, बट इट विल कम। बेशरम एक ऐसी पिक्चर है जिसमें कंप्लीट मेरा स्कोर है, कंप्लीट मेरे म्यूज़िक का स्टाइल है, और मैं अपना म्यूज़िक तो जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि जतिन ललित के म्यूज़िक में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था, तो मुझे अपना स्टाइल और अपना जो जॉनर है उसमें कॉन्फिडेंस है। और ये बेशरम इज़ अ बिग म्यूज़िक विच आई हैव डिलीवर्ड विद फैंटास्टिक रिजल्ट्स, और अब ये आगे स्टैब्लिश हो जाएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम आई, कहीं कुछ दिक्कत आई भाई के जाने से? एग्जैक्टली, कहीं आपको लगा कि यहाँ जतिन जी को काम होना में चाहिए या था? कहीं- बिल्कुल, अगर होते जतिन गाना डबिंग बहुत अच्छा कराते हैं, बहुत ही मास्टर हैं गवाने में। हमारे जितने सिंगरों ने हमारे गानों में अवार्ड्स जीते हैं वो किसी में नहीं, इवन रहमान के गानों में इतने सिंगरों को अवार्ड नहीं मिले जितने हमारे गाने में मिले। अभिजीत को मैक्सिमम अवार्ड मिले हमारे गाने में, अलका याग्निक को मिले हैं, उदित नारायण को मिले हैं, कुमार शानू को मिले हैं, शान को मिला है, चांद सिफारिश लास्ट जो फना पिक्चर थी, सारे अवार्ड्स मिले। मेरे गाने में ममता को सबको मिले अवार्ड, मुझे भी बहुत सारे अवार्ड मिले। तो ये एक प्रूफ करता है कि एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ थी वो। तो अब वो जो जगह है वहाँ मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुझे अपना करना पड़ेगा, बट अपना अपना स्टाइल होता है म्यूज़िक का, एक पर्सनैलिटी होती है उसमें। वो जतिन की एक थी जो पर्सनैलिटी की, उनके बहुत खूबसूरत गाने थे। मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ जतिन का गाना है,
और बाहों के दरमियान जतिन का गाना है, तो एक बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस कलर है उनका, जो कि अब शायद नहीं रहे। सर एक बार फिर से आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हो आपके सॉन्ग के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक्स सर। थैंक यू। आप लोगों ने सुना है कि नहीं म्यूजिक पूरा?